हेलो 12th क्लास पार्ट 2 हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमारे 12 चैप्टर थे। 12 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बुक नंबर फर्स्ट, यानी पार्ट 1, द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये इसका फर्स्ट चैप्टर है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें हम टॉपिक कवर करेंगे कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस, एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ उस टाइम जो है भारत की इकोनॉमी कैसी थी, इससे रिलेटेड चैप्टर है। तो फर्स्ट टॉपिक हम करेंगे कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशंस ऑन द इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल। जब ब्रिटिश सरकार हमारे देश पे राज कर रही थी उस टाइम इंडियन की इकोनॉमी को उन्होंने कैसे शोषण दोहन किया, इसके बारे में है। तो इंडियन इकोनॉमी जो ब्रिटिश रूल के अंदर, जब ब्रिटिश सरकार जो है हमारे देश पे राज कर रही थी, तो उन्होंने हमारे जो जितने भी सेक्टर थे उनको काफ़ी एक्सप्लॉइट किया था। अलग अलग तरीक़ों से हम लोगों को हरासमेंट की थी। हमारा जो भी रोज़गार था उनको धीरे धीरे उन्होंने ख़त्म कर दिया और पूरा कंट्रोल जो है हमारे देश पे कर लिया था। तो सबसे पहले हम करेंगे कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्शन जो हमारा सेक्टर था, यानी कि प्राइमरी सेक्टर, उसका शोषण उन्होंने किस प्रकार से किया। एग्रीकल्चर जो है, ज़मींदारा सिस्टम जो है उन्होंने लॉन्च की हुई थी। ज़मींदार थे वो लैंड रेवेन्यू वसूल करते थे हमारे किसानों से। लैंड रेवेन्यू यानी कि जो भूमि कर लगता है वो। और फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइटेड हाउ दिस सिस्टम, और ये जो ज़मींदार सिस्टम था वो कैसे काम कर रहा था, कैसे उन्होंने हमारा शोषण किया। तो उसका फर्स्ट है कि ज़मींदार वर डिक्लेयर्ड एज ओनर ऑफ द सॉइल, कि जो ज़मींदार सिस्टम में क्या सिस्टम बनाया हुआ था उन्होंने, कि जो मिट्टी का स्वामी होगा वो कौन होगा, ज़मींदार होगा। दे वर टू प्ले ए फिक्स सम टू गवर्नमेंट, और वो जो है एक फ़िक्स अमाउंट में लैंड रेवेन्यू जो है ब्रिटिश सरकार को देंगे। और ये लोग क्या करते थे, जो टीलर थे, टीलर ऑफ द सॉइल थे, यानी कि जो लैंडलेस फार्मर थे और वो उनकी भूमि पे काम करते थे, या उनको जैसे भूमि दी हुई थी काम करने के लिए, ये लोग उनसे टैक्स मनमाना टैक्स जो है वसूल करते थे। द टीलर ऑफ द सॉइल थे जो एक्चुअल में कल्टीवेशन करते थे, गोट बेयर मिनिमम फॉर सर्वाइवल, दे वर लेफ्ट विद नो सरप्लस फॉर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। उनसे जो है ना बहुत बड़ी अमाउंट में लैंड रेवेन्यू वसूल किया जाता था, और उनके पास इतने पैसे भी नहीं बचते थे कि वो अपनी ज़िंदगी सही ढंग से गुजार सके। ज़मींदार ऑन अदर हैंड स्पेंड देयर रेवेन्यू इनकम ऑन द लग्जरीज ऑफ लाइफ, जबकि ज़मींदार क्या करता था कि जो टैक्स उनसे एक्स्ट्रा वसूल करते और फिक्स अमाउंट में ब्रिटिश सरकार को देते, जो पैसा बच जाता, सरप्लस बचता था, उससे वो अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से आरामदेह ज़िंदगी जो है वो जी रहे थे, क्योंकि उन्हें किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना था एग्रीकल्चर पे। जो भी इन्वेस्टमेंट करता था वो करता था टीलर ऑफ द सॉइल। तो ज़मींदार सिस्टम में ये था कि जो मिट्टी का स्वामी होगा वो होगा वो ज़मींदार, और ज़मींदार जो है टीलर ऑफ द जो सॉइल थे, जो उस मिट्टी पे काम करते थे, कल्टीवेशंस ऑफ द क्रॉप्स करते थे, उनसे लैंड रेवेन्यू लेते ज़्यादा अमाउंट में और कम अमाउंट में ब्रिटिश सरकार को देते, जो उनका फिक्स था। तो इस प्रकार से उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया, क्योंकि टीलर ऑफ द सॉइल के पास इतना पैसा ही नहीं बचता था कि वो एग्रीकल्चर पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके अच्छी से अच्छी प्रोडक्शन कर सके और सरप्लस कमा सके। तो इस प्रकार से हमारा धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर ख़त्म होने लग गया। सेकंड, उन्होंने एक्सप्लॉइट किया इंडस्ट्रियल सेक्टर को। वो कैसे किया? पीरियड टू द ब्रिटिश रूल इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया वाज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट। जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो मेन क्या था, हैंडीक्राफ्ट, हस्तकला था। तो हाथों के द्वारा जो है कोई मशीन का यूज़ नहीं किया जाता था, उसके द्वारा वो तरह तरह के जो है, चाहे वो कलाकृति बनाए, कोई पोट्री बना रहे हैं, दरी बना रहे हैं, चादर बना रहे हैं, कुछ भी चीज़ बना रहे हैं, तो सारा हमारा हैंडीक्राफ्ट का था। तो ब्रिटिश सरकार ने इस पर कंट्रोल किया हुआ था। इंडियन जो हैंडीक्राफ्ट थे, वर्क फोर्स बाय हैंड लेबर, क्योंकि हैंड लेबर थे, इंजॉयड ए वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन फॉर, क्योंकि हमारे हैंडीक्राफ्ट का जो है पूरे विश्व के अंदर चर्चा थी, बहुत अच्छी क्वालिटी और वैरायटी के जो सामान जो है हम एक्सपोर्ट करते थे।
बट दीज वर डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। परंतु ब्रिटिश सरकार ने के आने के बाद ये हमारा बिजनेस जो है उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। फॉरेन डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाज डिस्ट्रॉयड बाय वे ऑफ हैवी ड्यूटी ऑन देयर एक्सपोर्ट, क्योंकि जो सामान हम एक्सपोर्ट करते थे उस पर उन्होंने हैवी ड्यूटी लगा दी थी, टैक्स अच्छा बहुत ज़्यादा लगा दिया था। डोमेस्टिक डिमांड फॉर, क्योंकि फॉरेन में ही हमारे हैंडीक्राफ्ट की ज़्यादा डिमांड थी। जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड थी फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाज डिस्ट्रॉयड बाय वे ऑफ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड। और जो भारत में जब हम हैंडीक्राफ्ट की डिमांड करते थे तो इन्होंने क्या करा कि हमारे उस पर तो टैक्स लगा दिया, और जो ब्रिटिश सरकार से जो सामान फिनिशिंग गुड मटेरियल बनकर हमारे देश में आता था वो टैक्स फ्री कर दिया, यानी कि सस्ता हो गया। तो हम महंगा सामान नहीं खरीदते थे, हम सस्ता सामान खरीदते, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो गया। फिर उन्होंने हमारा इंटरनल ट्रेड ख़त्म कर दिया। वो कैसे किया कि इंडियाज़ इंटरनल ट्रेड वाज एक्सप्लोर्ड थ्रू डिस्क्रिमिनेटेड टैरिफ पॉलिसी, क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ये दो किए जाते थे। हम जो सामान वहाँ एक्सपोर्ट करते थे वो उस पर टैक्स लगा दिया तो वो सामान महंगा हो जाता, महंगा होता तो लोग सामान नहीं मंगाते थे। और जो इंपोर्ट किया जाता था, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बहुत मतभेद किया जाता। जो सामान उनका यहाँ आता था हमारे देश में वो टैक्स फ्री था, हम सामान भेजते थे उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगता, तो हमारा धीरे धीरे बिजनेस ख़त्म हो गया। ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल टू फुलफिल द इंडस्ट्रियल नीड्स इन ब्रिटेन। जो हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे वो ड्यूटी फ्री कर दिया, कोई टैक्स नहीं। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, जो ब्रिटिश गुड्स का सामान हमारे देश में फिनिशिंग गुड होकर तैयार होकर आता था उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगा। तो क्या हुआ, वो सामान सस्ते हो गए, हमसे कच्चा माल सस्ते दामों पे खरीदते और हम हमारे ही देश में आकर वो फिनिशिंग गुड्स बेचते और हमसे पैसा वसूल करते। तो इस प्रकार से धीरे धीरे उन्होंने हमारा जितना भी डोमेस्टिक ट्रेड था उसको ख़त्म कर दिया। इट वॉज ओइंग द डिस्क्रिमिनेटेड टैरिफ पॉलिसी, और ये सब किसकी वजह से हुआ था, जो टैक्स लगा रखा था एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे। दैट इंडिया बिकम इंपोर्टर ऑफ फिनिशिंग गुड फॉर ब्रिटेन, तो इसकी वजह से भारत में सिर्फ विदेशी सामान जो है आने लग गया, एंड एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन, और ब्रिटेन में हमारा सिर्फ कच्चा माल जाने लगा। तो इस प्रकार से उन्होंने हमारा जो बिजनेस था वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ब्रीफिंग आउट टू इट्स कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन द इंडियन इकोनॉमी बिकेम बहुत स्टैग्नेंट एज वेल एज बैकवर्ड, तो उसकी वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा पिछड़ गई थी। अब बात आती है कि फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस। ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम जो है हमारी क्या इकोनॉमी की विशेषता रही। सबसे पहला जो था वो था स्टेजनेट इकोनॉमी। ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज कंप्लीटली ए स्टैग्नेंट इकोनॉमी। एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज द वन विच शो लिटिल और नो ग्रोथ इन इकोनॉमी इनकम। इसका मतलब क्या होता है कि हमारी जो एक्सपोर्ट था रॉ मटेरियल का, सस्ते दामों पे खरीदते, अपना ही हमारा ट्रेड जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया, एग्रीकल्चर बिल्कुल ख़त्म कर दिया, हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस बिल्कुल ख़त्म कर दिया, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ एकदम रुक गई। हमारी जो इनकम थी वो भी बिल्कुल जो है उन्होंने एक्सप्लॉइट कर दिया, उसकी ग्रोथ भी रुक गई। बिटवीन 1860 से लेकर 1925 तक ग्रोथ रेट जो पर कैपिटा इनकम थी वो लो थी, 0.5% पर एनम रही, जबकि 1925 से 1950 तक ग्रोथ जो है 0.1% पर एनम रही। ऑन अकाउंट ऑफ दिस बल्क ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्ड इन पॉवर्टी। इसकी वजह से क्या हुआ कि भारत की जनता धीरे धीरे गरीब होने लगी, लिविंग स्टैंडर्ड जो है बिल्कुल डाउन चला गया, एपेडिक्स और फेमाइंस जो है रिकवरिंग हो गए, हमारे यहाँ पर जो है भूखमरी और अकाल की स्थिति जो है देश में उत्पन्न हो गई। सेकंड क्या हुआ, बैकवर्ड इकोनॉमी, बिल्कुल इकोनॉमी पिछड़ गई क्योंकि हमारा कोई ट्रेड नहीं रहा। ठीक है, हम अपनी मर्जी से किसी प्रकार का ट्रेड नहीं कर पा रहे थे, हम पर डिफरेंट प्रकार के कंट्रोल नियंत्रण लगा रखे थे, कंट्रोल करती थी हमारी इकोनॉमी को, और साथ के साथ और हमारी जो देश के जो लोग थे वो बेरोजगार होने लगे और इनकम जो है बिल्कुल कम होगी और लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड डाउन हो गया, पॉवर्टी की रेशो इंक्रीज हो गई, हमारी इकोनॉमी बिल्कुल बैकवर्ड हो चुकी थी, पिछड़ गई थी, क्योंकि हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो वेरी लो थी। 1947 और 47 से 48 के बीच में जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम जो है हमारी पर कैपिटा इनकम केवल ₹230 थी, 230 रुपये थी। पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन गरीब थी, सफिशेंट फूड नहीं था,
क्लॉथ और शेल्टर की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इस टाइम हमारे जब देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम हमारे देश की स्थिति इस प्रकार की थी। एग्रीकल्चर भी बैकवर्डनेस हो गया था। 72% जो हमारी पॉपुलेशन थी डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, बट इट्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी वाज ओनली 50%। हमारी 70% पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, परंतु हमारी जो एग्रीकल्चर की जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है वो केवल 50% था। प्रोडक्टिविटी जो है हमारी बहुत लो थी। पर हेक्टर आउटपुट जो था वो 660 किलोग्राम था, यानी कि एक हेक्टर में केवल हम 660 किलोग्राम ही वीट की प्रोडक्शन कर पा रहे थे और राइस की केवल 665 किलोग्राम कर रहे थे, क्योंकि पैसा ही नहीं था कि हम अच्छी जो मेथड का यूज़ कर पाएँ या उसमें सही ढंग से फर्टिलाइज़र डाल पाएँ। तो मतलब कोई इनपुट्स वगैरह परचेज़ करने के लिए किसानों के पास पैसा भी नहीं था, तो वो कैसे प्रोडक्शन करते, तो प्रोडक्शन भी बहुत लो था। फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाज बेयरली एनफ फॉर सब्सटेंस। फूड ग्रेन बस इतना ही होता था कि वो अपने घर का ही गुजारा कर पाए। 1947 और 48 के अंदर ही रिकॉर्डेड था 527 लाख टन ही जो है रिकॉर्ड हुआ था फूड ग्रेन का। तो हमारा जो है एग्रीकल्चर भी बिल्कुल पिछड़ चुका था। अगर हम इंडस्ट्रियल की बात करते हैं तो इंडस्ट्री जो है वो वैसे ही बहुत लो उसमें जा चुकी थी, क्योंकि इतना पैसा ही नहीं था लोगों के पास कि वो इंडस्ट्री सेटअप कर पाए। देयर वर ए वर्चुअल लैक ऑफ द बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री इन द कंट्री। हमारी इंडस्ट्री का इंडिया में जो है टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस, ईवी ऑफ द इंडिपेंडेंस के टाइम में हैवी इंडस्ट्री की बहुत कमी थी। प्रोडक्शन बैच मशीन बैच ऑलमोस्ट मशीन से प्रोडक्शन बहुत मतलब कि ना के बराबर था। स्मॉल स्केल और कॉटन इंडस्ट्री जो है बहुत कम थी। कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट थी बहुत ज़्यादा, परंतु इंडस्ट्री वाज डिपेंडेड ऑन अपॉन इम्पोर्ट्स फॉर ब्रिटेन, और इंडस्ट्रियाँ जो है ब्रिटेन पर ही डिपेंड थी। तो ये था हाल। उसके बाद रैम्पेंट पॉवर्टी, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, इनकम बहुत कम थी, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा गरीब हो गई थी। पीपल्स वर नॉट गेटिंग टू स्क्वायर मील्स ए डे। यहाँ ऐसी स्थिति हो गई थी कि लोगों को एक दिन में 2 टाइम का जो भोजन है ना वो भी मिल पाना मुश्किल हो रहा था। शेल्टर, छत की कमी, कपड़ों की कमी और बेरोज़गारी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और क्योंकि हैंडीक्राफ्ट का हमारा बिजनेस बिल्कुल उन्होंने ख़त्म कर दिया था, तो इस वजह से गरीबी जो है बेरोज़गारी होगी। बेरोज़गारी की वजह से क्या होगा, इनकम नहीं होगी। इनकम नहीं होगी तो शेल्टर, फूड और क्लॉथ की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करेंगे। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे देश से पैसा कमा रहे थे, परंतु उन्होंने हमारे देश में किसी प्रकार का कोई भी जो है पैसा इन्वेस्ट नहीं किया हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए। इसीलिए हमारा जो आधारभूत ढांचा था वो बिल्कुल पुअर था ना। जैसे आप कह सकते हो कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, जनरेशन ऑफ पावर बहुत लो थी। 1948 के अंदर जब 1948 में पावर जनरेशन की जो कैपेसिटी थी वो थी 2100 मेगावाट। जो रेलवे लाइन थी वो 53,596 किलोमीटर। पक्के रोड जो थे 155,000 किलोमीटर ओनली थे। तो हमारा जो आधारभूत ढांचा था वो ही बहुत कमज़ोर था। हैवी डिपेंडेंस और इम्पोर्ट, जब हमारे देश में प्रोडक्शन किसी प्रकार की हो ही नहीं पा रही तो हम पूरी तरह से ब्रिटेन सरकार पर डिपेंड थे। इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स पे हर सामान जो है हम ब्रिटेन से मंगवाते। ब्रिटेन जो है हर सामान जो है हमारे देश में इंपोर्ट कर रहा था। तो कंट्री डिपेंड थी इंपोर्ट फॉर मशीनरी, अदर इक्विपमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन पर। आर्म्ड फोर्स थी वो डिपेंड थी हैवली ऑन फॉरेन इंपोर्ट फॉर मोस्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। सर्वल कंज्यूमर गुड्स थे, जैसे स्विंग मशीन है, मेडिसिन है, केरोसिन ऑयल है, बाईसाइकिल है, सब चीज़ जो है विदेशों से इंपोर्ट होता था। अपने देश का कुछ बन ही नहीं रहा था। लिमिटेड अर्बनाइजेशन था, शहरीकरण तो था ही नहीं, क्योंकि 70% पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, तो सभी लोग गाँव में ही रहते थे, शहरीकरण किया ही नहीं गया था। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की बात है कि बल्क ऑफ पॉपुलेशन रहती थी विलेज में। 1948 के अंदर ओनली 40% पॉपुलेशन जो थी वो अर्बन एरिया में थी, वाइल 86% पॉपुलेशन जो है रूरल एरिया में रह रही थी। रूरल पॉपुलेशन में जॉब की कमी थी, एग्रीकल्चर था ही नहीं क्योंकि गरीबी इतनी ज़्यादा थी, अपॉर्चुनिटी कोई उनको और कोई रोज़गार ही नहीं मिल रहा था।
ये फीचर्स थी हमारी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम की स्थिति है, ये हमारे देश का क्या हाल था। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी, फेडरल सिस्टम आपको पता ही है, किसी प्रकार का गवर्नमेंट का जो है कोई, अभी क्योंकि देश आज़ाद ही हुआ था, सही तरीके से जो है अरेंज ही नहीं हो पाया था। तो इंडियन इकोनॉमी वाज नेदर होली फ्यूडल नॉर कैपिटलिस्ट, ना हम पूंजीवादी इकोनॉमी कह सकते थे अपनी इकोनॉमी को, ना फेडरल इकोनॉमी कह सकते थे, ये मिक्स्ड इकोनॉमी थी, सेमी फेडरल इकोनॉमी के नाम से जिसको जानते हैं। सच एन इकोनॉमी हैज़ द मिक्सचर ऑफ, ये दोनों कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीपति भी हमारे देश पे राज कर रहे हैं, फेडरल सिस्टम भी था यानी कि जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो भी कंट्रोल कर रहे थे, और गवर्नमेंट का भी अधिकार, क्योंकि क्या था, फेडरलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन लीड टू लो प्रोडक्टिविटी लीड टू बैकवर्डनेस, क्योंकि फेडरल सिस्टम होगा तो क्या है, सरकार के पास भी इतनी इनकम नहीं थी, लोगों के पास भी इतनी इनकम नहीं, ना इतना पैसा था कि इन्वेस्टमेंट की जा सके, देश को डेवलपिंग बना सके। तो क्योंकि प्रोडक्टिविटी लो थी तो इनकी जो है इनकम कम है, हमारी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल बैकवर्डनेस थी। कॉलोनियल इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी वाज द कॉलोनियल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थी हमारी इकोनॉमी, उन्होंने हमारी इकोनॉमी का जो है पूरी तरह से शोषण किया था और अपनी इकोनॉमी को उन्होंने फ़ायदा लिया था। ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हाउ इंडियन इकोनॉमी सफ़र्ड एट द हैंड ऑफ ब्रिटिश रूलर, ब्रिटिश रूलर के टाइम हमारी इकोनॉमी क्या सफ़र कर रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसने हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रियों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था हैवी टैक्स लगाकर। दिस फोर्स द इंडियन टू बाय द ब्रिटिश गुड, और जिसकी वजह से हमें विदेशी सामान खरीदना पड़ता था। रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता था, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो है ड्यूटी फ्री कर रखा था, क्योंकि ये विदेशों में सामान जा रहा था तो उन पे टैक्स नहीं लगाते, क्योंकि उन्हें कम कॉस्ट में सामान मिल जाता। और नेचुरल रिसोर्सेज जो इंडिया के थे वो जो है ड्रेन फॉर द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको वो केवल अपनी इंडस्ट्रियों में ही जो है यूज़ कर रहे थे। एट्रोसिटीज़ जो थी ऑन द इंडियन आर्टिशंस सो एज टू फोर्स देम टू क्लोज देयर कॉटेज इंडस्ट्री, हमारे जो आर्टिशन थे उनको जो है, जो इनकी हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस कर रहे थे, उनको अपनी जो है व्यापार जो बिजनेस ख़त्म करना पड़ा, और धीरे धीरे हमारी जो है हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये फीचर्स थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम हमारे देश की ये स्थिति थी। जब ब्रिटिश सरकार का राज था तो उस टाइम जो है उन्होंने जमींदारा सिस्टम जो है लॉन्च किया हुआ था, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो है, जो हमारा इंटरनल ट्रेड, हमारा हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर और हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर, उस पर जो है पूर्ण रूप से उसने कंट्रोल कर लिया था ब्रिटिश सरकार ने, जिसकी वजह से हमारा इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो गई। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, इसको ध्यान से पहले सुने और फिर इससे रिलेटेड नोट जो है अपने रजिस्टर में नोट करें। पार्ट 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका कंप्लीट हो चुका है। 1 बाय 1 चैप्टर आप लर्न कीजिए। आप चैप्टर नंबर 12 फॉरेन रेट, जो हमारा लास्ट चैप्टर है वो आप लर्न करेंगे। फ्राइडे को मैं जो है चैप्टर नंबर 12 का टेस्ट लूँगी। सबसे पहले मैं 1 वर्ड और 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन का टेस्ट लूँगी। उसके बाद सैटरडे को जो है 4 और 6 मार्क्स का। तो रेडी फॉर टेस्ट, ओके। और ये जब आप ये पूरा जो चैप्टर टॉपिक जो मैंने करवाया है इसको ध्यान से सुने और इससे रिलेटेड नोट जो है अपने रजिस्टर में नोट करें।